हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सिविल टाइमलाइन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है या जब उस पर काम चालू हो जाता है तो कौन कौन सी स्टेजेस कैसे कैसे दिखाई देती हैं। मेरे कुछ नोन हैं जिनकी साइट चल रही है और वो इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। एज ए कंसल्टेंट इन्वॉल्व हूँ तो मैं केवल यहाँ से वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे ये सारी इमेजेस शेयर होती रहती हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये सारा। तो अभी ये देखिए, आप जैसे एक ये इमेज देख रहे हैं तो ये बिल्कुल अभी हम प्लिंथ बीम डाल दिया है तो वहाँ से है। आपको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट पे एक्सकेवेशन शुरू हुआ है। ठीक है, तो एक्सकेवेशन के लिए यहाँ फुटिंगों की मार्किंग हो गई है और यहाँ पे अभी एक्सकेवेशन चल रहा है। एक्सकेवेशन के बाद हम क्या देखेंगे, एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पे ये एक्सकेवेट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जेसीबी से इनको बोलता कि खुदाई करवाइए तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, है ना। जेसीबी से ये गांव की जगह है तो आप देख रहे हैं कि बराबर में जो दीवारें हैं ये बैठ सकती थी। तो यहाँ पे मैनुअली एक्सकेवेशन किया गया है। इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। जो मैनुअली एक्सकेवेशन होता है वो जेसीबी एक्सकेवेशन से ज़्यादा महंगा पड़ता है। पर अगर यहाँ पे आप जेसीबी से एक्सकेवेट कराने की गलती करेंगे तो आप देखेंगे कि बराबर वालों की दीवार बैठ सकती है। अभी इस वीडियो से आप देखें कि एक मैनुअली एक्सकेवेट किया गया है तो ये पूरी मिट्टी नहीं निकालनी पड़ी है, आपको केवल उसी पैच की मिट्टी निकालनी पड़ी है जहाँ पे फुटिंग आ रही है। ठीक है, और ये जैसे मिट्टी का ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो यहाँ पे डलवा दी गई है और बाकी की जो एक खाली मिट्टी है वो हमने एक प्लॉट में जाके आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से डाल दी है, जिससे बाद में मिट्टी की कमी ना पड़े। जब अर्थ फिल किया जाएगा, है ना, बाद में रिटर्निंग फिलिंग होती है, एक आइटम होता है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसको स्टॉक कर लेते हैं। फिर हमको ये लगा कि यहाँ पे मैनुअली आरसीसी गिरवाना तो ठीक नहीं रहता क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती और एक चंक ऑफ कंक्रीट चाहिए था हमको। तो मैनुअली लेबर से और उससे ज़्यादा अच्छा नहीं लग पाता तो हमने ये डिज़ाइन मिक्स की रिपोर्ट्स मंगवाई और ये डिज़ाइन मिक्स इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि क्या डिज़ाइन मिक्स चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। M25 में सीमेंट 280 kg है, OPC 43 ग्रेड फ्लाई ऐश 110 kg है। एज़ पर IS 35% से ज़्यादा टोटल वॉल्यूम का होता नहीं है, तो ये 35% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की हुई है। बाकी ये डिपेंड करता है ना। जैसे रायपुर कोट पुटली करके जो है, यहाँ से ये आपका एग्रीगेट आया हुआ है और राजश्री RO चिलर वाटर, ये एडमिक्सचर जो है जैको केमिकल जैक 10। ठीक है, ये PC बेस है, नेफ्टा बेस अब चलता नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ रिपोर्ट होती है जिसको हमें स्टडी करना होता है ना। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब एक्सकेवेशन हो चुका है तो बराबर वालों की हमें दीवार भी देखनी पड़ती है और ये नाली। अभी क्या होगा, आगे आप देखेंगे कि ये नाली गिर जाएगी, मतलब ढह जाएगी। तो हमने इसमें क्या किया कि ये नाली का पानी ना रुके, पीछे से आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम ना हो। और ऐसा काम करने में चैलेंजेस तो होते हैं, तो हमने एक 4 इंची का 6 इंची का पाइप लिया और उसको नाली में एक दोनों तरफ से लॉक करके वहाँ पे कॉलर लगा के उसको फिट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये देखिए एक्सकेवेशन कितना साफ़ हो चुका है। पर यहाँ पे देख रहे हैं आप बराबर वाले घर की जो दीवार है वो इतनी ज़्यादा गहरी नहीं गई हुई है, ये चीज़ है ना। यहाँ पे जो आप देखेंगे ये, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि काम इस तरीके से होना चाहिए कि बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ जाए तो ये दीवार को भी नुकसान हो सकता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी अब इसको कैसे भी फिनिश किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें। तो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और गाँव में जो मिट्टी रहती है वो ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है ना। तो पानी पड़ते ही फूलती है और धूप पड़ते ही सूखती है। तो इससे क्या होगा कि फाउंडेशन सेटल हो सकती है। तो हमें एक्सकेवेट वहीं तक ही करना था जहाँ पे पक्की मिट्टी आ जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जब फिलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फाउंडेशन सेटल होने का खतरा नहीं रहता है, जिससे घरों में वर्टिकल्स क्रैक नहीं आते। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए, अभी ये नाली भी कवर की हुई है जिससे कि
मिट्टी वगैरह और जो भी है वो चौक ना हो। अभी ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा था कि अभी ये ट्रैक्टर पलट गया है। यहाँ पे मैनुअली एक्सकेवेशन करा रहे थे, पर उसके बाद भी कोई ना कोई ट्रेजिडी साइट पे हो ही जाती है, कोई ना कोई गलती ऐसी हो जाती है। अब ये एक प्रॉब्लम थी तो इसके लिए जेसीबी को लाया गया। फिर आगे चलते हैं, और ये अब रेनफोर्समेंट आ गया है साइट पे, और इसकी रेनफोर्समेंट की तैयारी। अब इसकी जो आप देखेंगे पीसीसी हो रही होगी, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से अब पीसीसी कर दी गई है। यहाँ पे पीसीसी 150 mm थिक करी गई है। वैसे जनरली होती है 75 mm 100 mm, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो 3 इंची और 4 इंची, पर यहाँ पे 6 इंची करी गई है, क्योंकि सॉइल का कोई आइडिया लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि खेतों में बहुत टाइम, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि क्रॉप्स को चेंज करने के लिए मिट्टी को दोबारा बदलते रहा जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि पीसीसी कितनी ठीक करी गई है ना। यहाँ पे क्वालिटी पीसीसी की एकदम अच्छी है, और मिट्टी के एजेस भी एकदम शार्प कटे हुए हैं। तो ये एक जो यहाँ पे अच्छा सुपरवाइज़र है, हाँ, जो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए पाइप किस तरीके से नाली का जुगाड़ किया हुआ है, और यहाँ पे ये पानी भर चुका है नाली का। तो अब यहाँ से इसको डिवाटरिंग करके पानी को भी निकाल दिया जाएगा, ये जो है। फिर इसके बाद अभी गड्ढे में फुटिंग बांधना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल पड़ता है, तो कोशिश करी जाती है कि आप जाल पहले से पहले ही बाहर बांध लें, ठीक है। अब जैसे अगर 2 मीटर की फुटिंग है तो 1900 mm का जाल बंधेगा, यानी कि 2000 mm की फुटिंग की चौड़ाई है, तो 50-50 का कवर छोड़ के 1900 mm का ये जाल बंधेगा। और ये जो फुटिंग है ये जीने पे डलेगी, ठीक है। तो जीने वाली जगह पे जहाँ पे स्टेयर केस आ रहा है, वहाँ के लिए ये फुटिंग को प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया गया। अब इसमें जो आप ये ऐसे इंक्लाइंड वो देख रहे हैं सर, ये इसलिए है, जब ये उठाएंगे तो ये दब ना जाए, यानी कि जो स्पेसिंग है ये स्क्वायर ना होके ये मतलब थोड़ा सा दब जाएगी, एक तरफ को इंक्लाइंड हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे ये इंक्लाइंड बार्स लगाए हुए हैं। अभी यहाँ पे कॉलम्स बन रहे हैं। ये काम जो है कॉलम का आप शुरू में ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉलम्स को प्लेस कर दिया गया है। इसमें एक अच्छी बात क्या है देखने वाली, कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये कॉलम एक साथ पूरा सरिया नहीं काटा हुआ। ये ही मेन चीज़ होती है बिल्डिंग की। और बिल्डिंग का जो लैब जोन होता है, मैं आपको बताता हूँ एक, कि बिल्डिंग का लैब जोन बीचों बीच आना चाहिए शटरिंग के। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे प्लिंथ बीम के बाद जो है कॉलम इस तरीके से काटा हुआ है लैब, ये लैब बीचों बीच आना चाहिए। और ये जो बार होती है ना, ये अल्टरनेट काटी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का एक इंजीनियर जो है अच्छे से ध्यान रखता है, या जो एक क्वालिफाइड सुपरवाइज़र है वो भी ध्यान रखता है। पर यही मेन चीज़ें होती हैं जो आपको साइट पे एग्जीक्यूशन के दौरान ठीक करानी होती हैं, क्योंकि जब भूकंप आएगा तो एक ही जगह सारा जोड़ होंगे, तो वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा भूकंप को। हो सकता है कि कॉलम में क्रैक्स बहुत जल्दी आ जाएं, या आपकी बिल्डिंग अगर कमज़ोर है तो होता नहीं है जल्दी से कोलैप्स, पर चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका स्ट्रक्चर एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है, ठीक है। और जो ये दूरी कैलकुलेट की हुई है ना, अल्टरनेट की जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट की हुई है इसके डाया के अकॉर्डिंग, 50D के अकॉर्डिंग। तो एक ये मेन चीज़ होती है कि एक इंजीनियर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे शटरिंग लगती नहीं, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पॉलीथीन को मिट्टी से लगा के और इसको हुक कर दिया, मतलब कि चिपका दिया मिट्टी के सहारे, ठीक है। कीलों को मोड़ के या तार को लगा के मोड़ के इसको हमने रोक दिया, जिससे कि जो कंक्रीटिंग जब होगी तो स्लरी मिट्टी पिए ना, तो स्ट्रेंथ जिससे कि पूरी की पूरी अचीव हो सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इस तरीके से पॉली बैग लगा दिया, ठीक है। पॉली बैग के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम फाइनली खड़े हो गए, और ये इस वाइट कलर का आपको ये सूता भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सूता भी मतलब ज़रूरी होता है बांधना,
और यहाँ पे कॉलमों को स्टेबल करने के लिए गोले की रस्सी को पानी में भिगो के यूज़ करा जाता है, इससे वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है और इनको सीधा रखना होता है। फाइनली फुटिंग की आरसीसी डल गई। तो देखिए कास्ट होने के बाद कास्टिंग के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी ये होती है कि कॉलम सीधा रहे, उसका सोल बार बार चेक करना होता है, और जब कास्टिंग हो जाती है उसके बाद भी उसको कॉलम को सोल करना पड़ता है, जिनसे ये पूरे वर्टिकल रहे, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम में कि ये देखिए ये घुंडी जो है पूरी 135 डिग्री पे मुड़ी हुई है, और जो रिंग है वो प्लिंथ बीम के टॉप तक आ रहे हैं, है ना। तो प्लिंथ बीम के बॉटम तक आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब प्लिंथ बीम का सरिया उसमें जाएगा तो क्या होता है कि रिंग्स अड़ जाते हैं, तो वो हम यू रिंग्स बना के उसके बाद डालेंगे, या पहले जब सरिया आ रहा होगा उससे पहले डालेंगे। अब आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए क्वालिटी फिर भी बहुत अच्छी मेंटेन हुई है, और ये नाली का जो है अब इसकी रिपेयर भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये फुटिंग कास्टिंग के बाद स्टार्टर भर चुके हैं, और स्टार्टर के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मवर्क लगा के इसकी कास्टिंग कॉलमों की कैप को बीम बॉटम तक भरेंगे, जहाँ तक प्लिंथ बीम आ रहा है। ठीक है, प्लिंथ बीम आने के बाद ये देखिए ये जो है इस पे लेवल का निशान लगा के एक नोटिस कर लिया जाएगा कि कहाँ तक इसको भरना है। ठीक है, प्लिंथ बीम के बाद ये देखिए को फर्मे का लेवल किया जा रहा है, जैसे सोलिंग की जाती है इसकी। ये देखा आप देख सकते हैं कि ये सोलिंग किस तरीके से की हुई है। ठीक है, मतलब सोल का एक तरह से प्लम इंग्लिश में बोलते हैं, पर साइड पे कई जगह प्लम बोला जाता है, कई जगह सोलिंग बोला जाता है। तो मेरा मेन पर्पज़ है आपको इस वीडियो के थ्रू समझाना। देखिए जो भी आपको जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो 2 केमिकल बहुत प्रायोरिटी पे यूज़ करने चाहिए। पहला, अगर मैनुअली आप कंक्रीट बना रहे हैं, LW+ डॉक्टर फिक्सिट का, ठीक है, पर बैग 200 ग्राम के हिसाब से यूज़ होता है वो। और एक जो आपका नॉर्मल बैचिंग मिक्सर होता है डमरू वाला, घान वाला, वो 4 घान में 1 क्यूबिक बनता है, और 1 घान में लगभग 1.5 बैग का एवरेज आता है। ठीक है, और जब आप PCC के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मली 4 बैग का या 4.25 बैग का आता है। तो 1 घान में आप 200 ग्राम ये क्या बोलते हैं LW+ और पूरा बैग डाल के PCC बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ही आपको साइड पे रह के देखनी होती है और क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये क्वालिटी वाइब्रेटर चला है यहाँ पे प्रॉपर। जब इसकी कास्टिंग हुई है कॉलम की तो इनमें प्रॉपर वाइब्रेटर चला है, जिससे बाहर की सरफेस पे आपको हल्के हल्के डॉट दिख रहे होंगे, पर हनी कॉम्बिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ठीक है, एकदम स्मूथ कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। और देखिए वही चीज़ है जहाँ पे परफेक्शन से काम होता है, वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी जगह आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक की है। जब कॉलम पे कॉलम का जोड़ आता है तो वहाँ पे की छोड़ी जाती है, चाबी। अगर इस पे ऐसा का ऐसे ही कॉलम रख दिया जाएगा तो पुरानी कंक्रीट पे नई कंक्रीट का जोड़ जल्दी से बनता नहीं है। ठीक है, और आपको पहले सीमेंट का स्लरी डालनी होती है और हल्का सा चिप करना होता है, क्योंकि ये अभी रफ है। पर अगर आप ऐसी की जोड़ते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कॉलम की स्ट्रेंथ मेंटेन करने में। तो हम अपनी साइड पे ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कॉलमों में की ज़रूर छोड़ी जाए। ठीक है, और ये देखिए ये आपको जो हुक है ये भी 135 डिग्री पे प्रॉपर ही मुड़े हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ये ड्राफ्ट वॉल है। ठीक है, और ये ड्राफ्ट वॉल दीवार के सहारे इसलिए बनाई जा रही है जिससे जब हम इसमें अंदर फिलिंग करेंगे तो अंदर की मिट्टी बाहर और बाहर की मिट्टी अंदर ना आ पाए, जिससे कि फ्लोर के बैठने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मकान के चारों तरफ मेरा मानना ये होता है कि आप ड्राफ्ट वॉल ज़रूर बनवाएं। ठीक है, और ड्राफ्ट वॉल में काफ़ी जगह ऐसा हो जाता है जो आपके पास पुराने आधे रोड़े होते हैं ईंट के, उनको भी आप यूज़ करके यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से उनको यूटिलाइज किया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है नाली की दीवार बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ड्राफ्ट वॉल बनाएंगे और ड्राफ्ट वॉल के साथ साथ ही ऑफसेट उल्टे हाथ पे रख
करके हम ये इसको ऊपर तक कास्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सुपरविज़न हो रहा है, तो जूट बैग कॉलमों पे लगाकर भी क्यूरिंग की जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये पाइप है नाली के लिए। अब इसको जो है क्योर कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब ये ड्रॉप वॉल बन जाएगी तो ये अपने आप पोजीशन में आ जाएगा। और ये सामने सड़क के साइड में आप अब देखिए ये नाली बन के तैयार हो गई है। अब ये नाली तो बन गई है, पर इसमें हमने एक अच्छी चीज़ क्या करी है, जब ये नाली बना दी थी उसके बाद हमने सीमेंट में मिलाया था डॉक्टर फिक्सिट UR, और URP का जो रेशियो है वो सीमेंट में मिला के पहले हमने स्लरी लगाई, ठीक है, चिनाई करने के बाद, और फिर हमने प्लास्टर किया। प्लास्टर में LW+ मिलाया, फिर दोबारा से हमने एक स्लरी का कोट इसमें डाल दिया था। उसकी शायद अगर इमेज होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो ये देखिए जैसे मेरे पास इमेज आती हैं तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर हाथों हाथ मसाला भरो LW+ मिला के, जिससे बाद में सीलन ना आए। हालांकि आपको वो कटा हुआ दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से बताई जाती है साइटों पे। ये भी आपको कटा हुआ दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे इमेजेस में दिख रहा है कि ये फैट नहीं भरी हुई थी ईंटों के बीच में, तो ईंटों के बीच में फैट पूरी दिखनी चाहिए। ईंटों के बीच में फैट क्यों नहीं, है ना। और ये हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि साइटों पे जो काम करने वाले अधिकतर लोग होते हैं और जो छोटी साइटों पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लिटरेट नहीं होते हैं, पर वो एक्सपर्ट होते हैं काम को एग्जीक्यूट करने के। तो कम्युनिकेशन उस भाषा में करना चाहिए जिस भाषा में उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही किया हुआ है, क्योंकि ये अब आपको और देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों कॉलम, सारे कॉलम सूखे पड़े हैं, इन पे तराई क्यों नहीं लग रही है। तो मतलब इसी तरीके से आप मॉनिटर करते हैं अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की केयर है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये कास्टिंग हुई है उसकी, ये पुरानी है, मतलब कि अभी पुरानी वीडियो चल गई है। कास्टिंग के बाद कॉलमों की स्टेबिलिटी को देखने के लिए मैंने ये वीडियो बनवाई थी, पता चल सके कि कॉलम कितने स्टेबल है ना। अभी आप ये जो कास्टिंग से पहले ये डबल जाल एक ही फुटिंग में था, बाकी सभी फुटिंग्स में नॉर्मल जाल था, और ये फुटिंग को देखिए किस तरीके से स्टेबल किया हुआ है। तो यही, और ये जो L होती है ना कॉलमों की, ये भी मेन कंसर्न होता है। 300 mm से कम ये L नहीं होती, पर अधिकतर हम क्या कराते हैं अपनी साइडों पे, जो 16 mm से ज़्यादा के सरिये होते हैं, जैसे 20 mm 25 mm, इनकी L को हम 450 तक बैंड करवा देते हैं, ठीक है। और ये तो आप देख ही चुके हैं। अभी क्या है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो साइट पे इस तरीके से समझाना भी पड़ता है, इमेजेस के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ड्राफ्ट वॉल बन के पूरी हो गई है और कॉलमों के स्टार्टर भी भरे जा रहे हैं। ये कॉलम्स के स्टार्टर हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप, अभी इस वाली इमेज में आपको स्टार्टर नहीं दिख पा रहे होंगे, पर ये जो है इस इमेज में स्टार्टर्स दिखाता हूँ आपको। हाँ, अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं प्लिंथ बीम के लिए PCC की तैयारी, ठीक है। जो प्लिंथ बीम का सरिया है वो यहाँ पे आएगा इसके टॉप पे, क्योंकि कॉलम यहीं तक ही भरा हुआ था, ठीक है। इसके बाद जब ये PCC हो जाएगी बॉटम की, इसकी सबकी कुटाई होने के बाद हम PCC कर रहे हैं, ठीक है। PCC के लिए हमें बॉटम में शटरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस साइड्स में शटरिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वो प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। अभी आप ये देखिए, ये प्रिपरेशन हो रही है, और देखिए कॉलम में साफ साफ की दिख रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब ये ही नोटिस करने वाली चीज़ होती है। जैसे अब ये प्लिंथ बीम बन चुका है, प्लिंथ बीम में आप देखिए कि हर आपको रिंग की कुंडी एकदम प्रॉपर मुड़ी हुई मिलेगी, जीने के डावल्स छोड़ दिए गए हैं, और कॉलम सारे वर्टिकली प्रॉपर खड़े हुए हैं, है ना। तो ये ही आपको साइड पे मॉनिटर कंटिन्यू करना होता है। देखिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये अब क्या हो रहा है, ये कॉलम के वो प्लिंथ बीम के नीचे कवर ब्लॉक लग रहे हैं।
देखिए कवर ब्लॉक ना प्री फैब्रिकेटेड जो होते हैं, मतलब कि पहले से ही बने बनाए जो होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। पर काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि जब आपको बहुत जल्दी प्रोजेक्ट को देना भी होता है, तो आप वहाँ पे जो लाल पत्थर आता है सिल्लियों वाला, छत वाला, उसको यूज़ कर सकते हैं। वो क्योंकि वो पोरस कम होता है, पर वो एब्जॉर्ब जो होता है स्लरी को बहुत कम करता है। पर आप जो ईंट होती है ना, नॉर्मल ईंट, वो ना लगाएं, उसको लगाना अच्छा नहीं होता है। जैसे हम ये लगा रहे हैं, वो लाल पत्थर है वो लगा रहे हैं, या हम यहाँ पे कोटा स्टोन भी लगा सकते हैं, ठीक है, 25 mm का कवर के लिए। अब मतलब ये एक जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको बिल्कुल साइज मेंटेन करना है, क्योंकि कवर बहुत टाइम मेंटेन हो नहीं पाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्री फैब्रिकेटेड जो कवर ब्लॉक आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से शटरिंग लग गई है। शटरिंग के बाद इसका पूरा जो है सीधाई के लिए यहाँ पे ये सूता बांधा हुआ है, देखिए। शटरिंग पूरी सीधी रहनी चाहिए, और नीचे पानी भी मारा हुआ है इसमें, कि जब कंक्रीट हम करेंगे तो 2-4 बार पानी लग चुका हो। अब प्लिंथ बीम में क्या होता है, जब सेप्टिक टैंक की फिटिंग्स होती हैं या मैनहोल बनते हैं, तो वो बैरियर बन जाते हैं। तो आप पहले से ही अगर जब प्लिंथ बीम या प्लम्बिंग की ड्राइंग्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से स्लीव्स लगा सकते हैं। स्लीव से क्या होगा, आपको बीम को तोड़ना नहीं पड़ेगा, कोर कटिंग का खर्चा बच जाएगा, और ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपकी साइडों पे एक्सपर्ट्स काम कर रहे होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, और जो है खर्चा भी कम करते हैं। जैसे अभी तक ये देखिए, यहाँ पे आपको थ्रेड बंधा हुआ जो दिख रहा है, ये आपको सीधा दिखेगा, जिससे कि जब कास्टिंग हो रही होती है तो शटरिंग हल्की हल्की फैलती है, खुलती है आगे की तरफ। तो इस सूते से आप काउंटर कर सकते हैं कि कहीं शटरिंग फैल तो नहीं रही है, और अगर कहीं ऐसा होगा तो हम वहाँ पे साइड से एक जो है सपोर्ट लगा देंगे बल्लियों की। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सरफेस एकदम आपको प्लेन दिखाई देगी, और कहीं भी हनी कॉम्बिंग आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे कास्टिंग के टाइम पे वाइब्रेटर चला है। अगर आप वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं ना, तो आपको जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का 70 या 60% भी प्रॉपर अचीव नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एयर कंक्रीट में होती है। तो उसको अचीव करने के लिए वाइब्रेटर तो कंपलसरी साइड पे चलाना होता है ना। अब साइड पे जब कास्टिंग हो गई है, तो पूरा प्रॉपर जूट क्लॉथ से उसकी क्यूरिंग आप देखेंगे कि क्यूरिंग प्रॉपर की जा रही है, ठीक है। क्यूरिंग इस वाले कॉलम में की क्यों नहीं छोड़ी है, देखिए ये एकदम काउंटर हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम हल्का सा ऊपर से चिप करेंगे, या कॉलम में जो जोड़ बनाने के लिए पहले URP का और LW+ का गोल्ड, URP का नहीं LW+ का गोल्ड स्लरी डाल के, तब यहाँ पे दूसरा कॉलम कास्ट करेंगे। अगर URP भी नहीं डालेंगे तो बॉन्ड, एक और बहुत सारे केमिकल हैं, फॉस्फरॉक का बॉन्ड आता है, उसको डाल के सीमेंट के साथ आप नया जो है फर्मा लगा के तब कॉलम भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठेकेदार को बोलकर कॉलम का सरिया बनवाओ, और कॉलम के फर्मे के लिए भी बोलो, कल से सरिये वाले साइड पर चाहिए। इस तरीके से आपको साइड पे प्रेशर भी बनाना होता है, कि जो है हर एक माइलस्टोन होता है। जैसे फाउंडेशन कास्ट हो गई, माइलस्टोन अचीव हो गया, और फिर प्लिंथ बीम का कास्ट हो गई, माइलस्टोन अचीव हो गया। प्लिंथ बीम के बाद स्लैब ले जाएगी, माइलस्टोन अचीव हो गया। तो माइलस्टोन के बाद ना लेबर थोड़ा सा ढीला हो जाती है, स्टाफ थोड़ा सा मतलब चीज़ों को फिर ईजी वे में लेने लगते हैं, तो उनकी ईजीनेस मतलब ना जल्दी आए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती है, ठेकेदार को जो प्रोडक्टिविटी है उसको अफेक्ट करती है। तो हमें कहीं ना कहीं साइड पे प्रेशर भी बनाए रखना ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये प्रॉपर क्यूरिंग जब तक कास्ट नहीं होंगी ये टोपियाँ, तब तक ये चलती रहेगी। अब आप देखेंगे कि इनके स्टार्टर भरे जा रहे हैं। तो इससे आगे का जो सुपर स्ट्रक्चर का वीडियो है वो भी मैं जल्दी आपके लिए मंगाऊंगा, और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं लेआउट के दौरान, या जब एग्जीक्यूशन करते हैं उसके दौरान। और एक चीज़ लास्ट में और बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स मैंने बनाया हुआ है, जो टीम MCQ पे अवेलेबल है। आप उससे कंस्ट्रक्शन साइट की प्लानिंग, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होगा, उसके लिए MOU,
ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स हैं वो कैसे बनी हुई होंगी। फिर इस ड्राइंग जैसे यहाँ पे कभी अगर मैं विज़िट करने गया तो कैसे रिपोर्ट बनानी है ना। और चेंज ऑर्डर, अगर मान लिया इस प्रोजेक्ट में कोई कॉलम कहीं से कहीं चेंज होता है या बीम्स की लंबाई चौड़ाई चेंज होती है तो कैसे चेंज ऑर्डर बनता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने एक कोर्स डेवलप किया हुआ है जो आप टीम MCQ पर जाकर खरीद सकते हैं और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को लर्न भी कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प भी करेंगी। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।